हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी हाइक में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण टॉपिक सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिए और इस वीडियो का आनंद लीजिए। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता का जो कालखंड माना गया है वो 3300 ईस्वी पूर्व से लेकर के 1750 ईस्वी पूर्व तक माना गया है। बात करते हैं यदि इसके नामकरण की, तो इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कि हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता हड़प्पा सभ्यता इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो इस सभ्यता की जो खुदाई हुई थी, सबसे पहला स्थल जो था हड़प्पा था, जिसके नाम पर इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा। दूसरे की बात करते हैं, इसे घग्गर हाकरा सभ्यता कहा जाता है, जिसका प्रमुख कारण है कि घग्गर और हाकरा नदी के किनारे इसका बसाव क्षेत्र का होना। बात करते हैं इसकी कांस्य युगीन सभ्यता। कांस्य युगीन सभ्यता इसे साइंटिफिक नाम से जाना जाता है और कांस्य का प्रयोग इस सभ्यता में काफी मात्रा में हुआ है, इसलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इसके भौगोलिक विस्तार के बारे में। इस सभ्यता का जो भौगोलिक विस्तार है उसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं। इस तरीके से इसका जो ये छोर है ये अफगानिस्तान में है, अफगानिस्तान में है। इसकी बात करेंगे तो ये बलूचिस्तान पाकिस्तान में है और ये स्थल इसका भारत जम्मू एंड कश्मीर में है। इसकी बात करेंगे तो ये यूपी में है और ये महाराष्ट्र में है। अफगानिस्तान में इसके 3 स्थल महत्वपूर्ण हैं, शोरतुगाई, मुंडीघाट और बदख्शान। बलूचिस्तान पाकिस्तान की बात करें तो इसमें आता है सिंध, दूसरा आता है इसका पंजाब, तीसरा आता है बलूचिस्तान और चौथा जो है इसका पख्तूनख्वा। और भारत के अगर बात करें तो 7 राज्य इसमें आते हैं। नंबर 1 जम्मू एंड कश्मीर, दूसरा आता है पंजाब, तीसरा आता है हरियाणा, चौथा है इसका राजस्थान, पांचवा है गुजरात, छठा है यूपी और सातवां है महाराष्ट्र। दोस्तों, इस सभ्यता का जो बसाव क्षेत्र है वो इस आकार में बसा हुआ है। इस स्थल को इसके सबसे उत्तरी स्थल के तौर पर देखा जाता है। ये सबसे पूर्वी स्थल जो कि उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर ये मेरठ और हापुड़ के आसपास का क्षेत्र है। ये जो है हिंडन नदी के किनारे स्थित है, हिंडन नदी के किनारे स्थित है। महाराष्ट्र में जो इसका क्षेत्र है वो है डायमाबाद। ये सबसे दक्षिणी छोर के तौर पर जाना जाता है और ये गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। बात करते हैं सबसे पश्चिमी स्थल की, जो कि बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है। इसमें जो स्थल आता है उसका नाम है सुतकांगेडोर। तो ये देखा आपने इसका भौगोलिक विस्तार। अब देखते हैं, जैसे कि पाकिस्तान है, इसके कुछ महत्वपूर्ण स्थल हैं, जैसे कि सिंध में मोहनजोदड़ो और पंजाब में है इसका हड़प्पा। बलूचिस्तान में जो है कुछ खेती के भी साक्ष्य मिले हैं इसमें। और पख्तूनख्वा इस दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जो भारत सरकार के द्वारा अभी कुछ समय पहले जो एयर स्ट्राइक की गई थी उसमें
इस जगह का एक स्थान का नाम आया था जिसका नाम है बालाकोट। ये बहुत ही परिसर की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान है। तो चलिए दोस्तों, इसके कुछ नगरों के बारे में बात करते हैं। या आपने इसका भौगोलिक विस्तार तो देख ही लिया है। नगरीकरण में अगर बात करेंगे तो नाम आता है मोहनजोदड़ो का। मोहनजोदड़ो, इसकी जो खोज है 1922 ईस्वी में राखल दास बैनर्जी के द्वारा की गई थी 1922 ईस्वी में। अच्छा, बात करते हैं नगरीकरण की। तो नगरीकरण में जो सड़कें हैं ना, ये बहुत ही बड़े पैमाने पर और बढ़िया तरीके से मिली है। मोहनजोदड़ो में सबसे पहले जो है सड़क मिली है, और जिसे हम नेशनल हाईवे के तौर पर भी देख सकते हैं। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है नगरीकरण के बारे में इसकी, कि नेशनल हाईवे के किनारे आपने देखा होगा कि कोई जगह कितनी दूर है, यानी कि जो साइन बोर्ड लगे होते हैं उसका प्रमाण भी यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। और दूसरा शहर की बात करेंगे इसमें तो आता है लोथल। लोथल इसमें व्यापार की दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान था, जिसका प्रमाण हमें मिलता है इसमें। लोथल के अंदर मिला एक गोदीबाड़ा मतलब बंदरगाह। सबसे बड़ा बंदरगाह सिंधु सभ्यता में माना जाता है, जो कि तुम्हारे लोथल में स्थित था। और नगरीकरण में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जो नगर था वो चेस बोर्ड पैटर्न पर आधारित था। सड़कें जो है मकान के दोनों तरफ होती थी, और इसका जो नगर का जो बसाव था वो इस तरीके से था। ये जो था ऊपरी टीला, जिसे दुर्ग नगर कहा जाता था। ये था नीचे का टीला, जिसे सिर्फ नगर कहा जाता था। इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि सिंधु सभ्यता के जो नगर थे, जो बसाव था वो पश्चिम से पूर्व की ओर था, यानी कि ये हिस्सा ऊंचा जो था ये पश्चिम की तरफ था और ये पूर्व की तरफ था। इसे सामान्यतः अमीर लोगों का, या कह सकते हैं कि किसी विशेष वर्ग वाले लोगों का निवास यहाँ पर रहता था, जिसका प्रमाण मिलता है हमें यहाँ पर 5 कमरों के मकान से। इसमें जो मकान मिले हैं वो सिर्फ 2 कमरे के हुआ करते थे। और इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इस दुर्ग के चारों ओर कच्ची ईंटों की दीवार की गई है, जो सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण लगती है। और इसमें एक चीज मिली है, धातु गलाने वाली मशीन। धातु गलाने वाली मशीन, जिससे कि पता चलता है कि वहां पर जो है कुछ कारीगर टाइप के लोग या सामान्य लोग रहा करते होंगे। मकान जो होते थे सामान्यतः 2 मंजिला होते थे, और इनकी जो सड़कें होती थी वो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। और नगर के अंदर जो ईंटों का प्रयोग किया गया था, उन ईंटों का जो अनुपात था 4:2:1 रखा गया था। ये बात हुई इसके नगरीकरण के बारे में।
चलिए दोस्तों, बात करते हैं इसकी लिपि की। तो लिपि के मामले में जो विचार है वो ये है कि इसकी लिपि जो है अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी, यानी कि लेखन कला का तो ज्ञान था सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को, लेकिन लिपि पढ़ी नहीं जा सकी। लेकिन इसकी लिपि जो है वो कैसी है, तो वो है संकेताक्षर, यानी कि संकेतों का प्रयोग करके बनाई गई है, जिसे भावचित्रात्मक लिपि के तौर पर भी जाना जाता है, और इंग्लिश में इसे हम पिक्टोग्राफी कहते हैं। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि कभी कभी इंग्लिश में ही दे देता है कि इसकी लिपि कैसी थी, तो पिक्टोग्राफी इस तरीके से लिखा जाता है, तो आपको ध्यान देना है कि लिपि इसकी कैसी थी, पिक्टोग्राफी। सर्वाधिक चित्र जो है लिपि के अंतर्गत जो मिले हैं वो इस तरीके से बने हुए थे। सर्वाधिक चित्र इस तरीके से बने हुए थे, और एक साथ 10 संकेताक्षर जो मिले हैं वो धोलावीरा से मिले हैं। धोलावीरा बहुत ही महत्वपूर्ण एक इसका स्थान था, जो अपनी जल प्रबंधन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण था, यानी कि वहां का जो जल प्रबंधन था बहुत ही अच्छी तरीके से किया गया था, यानी कि घरों में के अंदर जो पानी था उसकी व्यवस्था बड़े नाले में, पहले छोटे नाले में, उसके बाद फिर बड़े नाले में, और उसके सारे नदियों की ओर दिखाई गई है। तो बड़ा ही अच्छा और आधुनिक इंतजाम इन लोगों ने पानी का कर रखा था। तो ये बात है दोस्तों इसकी लिपि की। अब बात करते हैं इसकी मोहरों के बारे में। तो मोहरे जो हैं सैल खेड़ी की बनी थी, सैल खेड़ी की बनी थी, और खड़िया पत्थर की। खड़िया पत्थर 2 प्रकार से मोहरें बनाई गई थी। मोहरों का आकार जो था वो था वर्गाकार, दूसरा आयताकार। सबसे ज्यादा देखा जाए तो इसमें जो है 1200 से अधिक मोहर मिली है, 1200 से अधिक मोहर मिली है, जिसमें 500 से अधिक मोहनजोदड़ो से ही पाई गई हैं। जिसका प्रमुख कारण है क्योंकि मोहनजोदड़ो एक नगर के तौर पर भी देखा जाता था, और व्यापार की दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण था। और मोहरों के द्वारा जो व्यापार करने का जो तरीका था वो 2 तरीके से होता था। एक तो वस्तु विनिमय, यानी कि वस्तु के बदले वस्तु के आदान प्रदान के द्वारा व्यापार भी किया जाता था, और दूसरा किया जाता है मोहरों के द्वारा, यानी कि मोहरे चलती थी, हमारी मोहर वहां, वहां की मोहर यहाँ, इस प्रकार से। तो सबसे ज्यादा जो है मोहनजोदड़ो से मिली है। बात करते हैं इनके संविधान प्रणाली के बारे में। तो संविधान प्रणाली जो थी इनकी वो 3 तरीके की थी। एक तो थी पूर्ण संविधान प्रणाली, दूसरी थी आंशिक, और तीसरी की अगर बात करें तो थी कलश आधारित संविधान प्रणाली। इसके अंतर्गत क्या होता है कि सबको पूर्ण रूप से जमीन में दफनाया जाता था, पूर्ण रूप से जमीन में दफनाया जाता था। आंशिक संविधान की बात करें तो इसमें कुछ शरीर पहले नष्ट किया जाता था, उसके बाद जो भी अंश उसका बचता था, भाग बचता था, उसे जमीन के अंदर जो है दफनाया जाता था। बात अगर करें कलश की, तो कलश में जो है इसके सबको जलाकर उसकी जो राख होती थी उसे कलश में रखकर उसको दफनाया जाता था। ये 3 प्रकार के संविधान प्रणाली का इसमें जो है जिक्र किया गया है। और पतन की अगर बात करें तो 2 कारण दिए गए हैं, जैसे कि जलवायु परिवर्तन के कारण, और दूसरा था बाहरी आक्रमण के कारण। लेकिन कुछ भी इसमें स्पष्ट नहीं है, क्योंकि इसकी जो लिपि है वो पढ़ी नहीं जा सकी, इसलिए स्पष्ट तौर पर कुछ भी कहना सही नहीं होगा। लेकिन जो अनुमान लगाया जाता है वो इन 2 तरीकों पर ही लगाया जाता है। कुछ इसमें महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जैसे कि सर्वाधिक चित्र किसके मिले हैं, तो यूनिकॉर्न पशु के रूप में यूनिकॉर्न के मिले हैं, सर्वाधिक चित्र जो मिले हैं। और कुबड़ वाला बैल जो था इसमें एक सबसे पवित्र पशु माना जाता था, कुबड़ वाला बैल। और बात अगर करें यूनिकॉर्न की, वो एक सिंगी पशु भी कहलाता था।
उनके बाट इत्यादि की बात करें तो 16 के गुणज में होया करते थे, यानी कि 2, 4, 8, 16 इस प्रकार से ये इसके बारे में जो है जानकारी मिलती है। और एक चीज और है कि बलूचिस्तान से कपास की खेती के जो है चिन्ह मिले हैं। एक स्थान था इसका कालीबंगा, वहां से 2 फसलों के एक साथ उगाए जाने के चिन्ह भी प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों ये थी सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में इसके बारे में हमें बताना ना भूलें। धन्यवाद।